दोस्तों नमस्कार। मैं सुजय प्रकाश उपाध्याय हूँ। मैं एक ज्योतिषी हूँ और हम लोग कोई विदेश की भूमि पे नहीं हैं। हम लोग भारतवर्ष के ही एक स्थल पे हैं। हरिद्वार के नज़दीक की पर्वतीय एक स्थल है जहाँ पे हम लोग आए हैं, करीब आधे घंटे का सफ़र तय करके। और बगल में जो बहती हुई नदी दिख रही है, यह गंगा की ही एक शाखा है और वहीं हम बैठे हैं। चर्चा तो हमें करनी है, लेकिन चर्चा हम ज्योतिष की ही करेंगे। और आज हम ज्योतिष की जो चर्चा करने वाले हैं वह कुछ ज्योतिषी योग की चर्चा करेंगे। लोग मेरे पास आते हैं और यह अक्सर प्रश्न करते हैं कि मेरे कुंडली में तो गजकेसरी योग है, लेकिन ये कहाँ फलीभूत हो रहा है। तो मैं बात आज इस गजकेसरी योग की ही करूँगा। कब वह फलीभूत होता है, कब वह अपने योग की शक्ति से आपको संपन्न बनाता है, आपको आर्थिक दृष्टि से संपन्न बनाता है, आपको पद की दृष्टि से संपन्न बनाता है, आपको सत्ता की दृष्टि से संपन्न बनाता है और सभी भौतिक सुख संपदा प्रदान करता है। कब करता है और कब नहीं कर पाता है। आमतौर से पहले बात करें कि गजकेसरी योग कहते किसे हैं। गज का शाब्दिक अर्थ हाथी होता है और केसरी का शाब्दिक अर्थ सिंह होता है, शेर। तो ऐसा योग जिसमें गज हाथी की तरह और सिंह की तरह शक्ति हो, सत्ता प्राप्त हो और उसमें परिस्थितियों को लड़ने की गज और केसरी जैसी शक्ति हो और अंततः वह अपने उस शक्ति से इस संसार रूपी जीवन में सफल हो जाता है। तो इसे गज केसरी योग कब कहते हैं, कब बनता है, वो जन्म कुंडली में इसकी चर्चा करते हैं। कई ग्रंथ हैं, जैसा मैं बार बार कहता हूँ, जातक परिजात, फल दीपिका, शंभु होरा प्रकाश, बृहत पराशरी। तो इन सभी ग्रंथों में, ये क्लासिकल ग्रंथ हैं, इन ग्रंथों में गज केसरी योग के कई भेद बताए हुए हैं। पहली बात कि जब चंद्रमा और बृहस्पति का संबंध हो। संबंध तीन तरह के होते हैं, हम लोग सबको ही जानते हैं। चंद्रमा एक युति, चंद्रमा और बृहस्पति साथ साथ बैठ जाएं, इसे युति संबंध कहते हैं। चंद्रमा और बृहस्पति एक दूसरे को समसप्तक दृष्टि से देखें, यह भी एक संबंध है। और दोनों एक दूसरे का स्थान परिवर्तन कर लें। कर्क हम जानते हैं चंद्रमा की राशि होती है और धनु और मीन बृहस्पति की राशि होती है। तो इन दोनों में स्थान परिवर्तन करके बैठ जाएं तो यह भी एक संबंध है। गज केसरी योग बनाने में एक संबंध की और चर्चा करते हैं कि दोनों ग्रह एक दूसरे से यदि केंद्र में हों, मतलब एक दूसरे से केंद्र आप जानते हैं 1, 4, 7 और 10। तो 1, 4, 7, 10 आप परस्पर संबंध में हो तो वह संबंध भी गज केसरी योग बनाता है, एक दूसरे से केंद्र में होना। अब प्रश्न ये होता है कि करीब 40% लोगों की कुंडली में ये गज केसरी योग बनता है और तभी बहुत लोग आके यह पूछते हैं कि गज केसरी योग होने के बावजूद मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं, मेरे जो भौतिक संपन्नता है वह अच्छी नहीं, मुझे जो पद की प्राप्ति होनी चाहिए थी, जो मेरी अभिप्सा थी, मेरी इच्छा थी, मैंने जिसके लिए परिश्रम किया था वह मुझे प्राप्त नहीं। तो अब हम चर्चा करेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि गज केसरी योग कहीं फलीभूत होता है और कहीं फलीभूत नहीं होता है। अब देखिए, जन्म कुंडली में कुछ भावों को अच्छा भाव कहा जाता है, कुछ भावों को खराब भाव कहा जाता है, कुछ भावों को त्रिक भाव कहा जाता है। केंद्र त्रिकोण के जो भाव होते हैं वो काफ़ी अच्छे भाव होते हैं, कुछ उपचय होते हैं। तो यदि 6, 8, 12 का स्वामी ये दोनों ग्रह हो जाएं, चंद्रमा और बृहस्पति, और ख़ास करके उनकी मूल त्रिकोण राशि
जैसे बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु है, अब धनु छठे भाव में हो जाए या 8वें भाव में हो जाए या 12वें भाव में हो जाए, तो उसका जो असर होता है संयोग का भी, मतलब इस गज केसरी योग का भी, यदि बृहस्पति 6, 8, 12 का स्वामी है और वह चंद्रमा से संबंध भी स्थापित कर रहा है, तो वह उतना अच्छा फल नहीं दे पाएगा जितना अच्छा फल वह केंद्र का स्वामी होके या त्रिकोण का स्वामी होके दे पाता। मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। आप मेष लग्न लीजिए। मेष लग्न में जो चंद्रमा होता है वो चतुर्थ भाव का स्वामी है और बृहस्पति की मूल त्रिकोण जो राशि है वो नवम भाव। नवम भाव बहुत अच्छा त्रिकोण माना जाता है। तो अब चंद्रमा और बृहस्पति का जो संबंध मेष लग्न में बनेगा वह बहुत ही सशक्त, बहुत ही मजबूत और काफ़ी फल देने वाला होगा। आप पूछिए क्यों? चंद्रमा जो है वह केंद्र का स्वामी है और बृहस्पति जो है वह त्रिकोण का स्वामी है। और कौन सा त्रिकोण? सबसे अच्छा त्रिकोण आप सबको जानते हैं, पहला भाव, 5वां भाव, 9वां भाव त्रिकोण होता है। और बल की दृष्टि से क्रमशः 1 से ज़्यादा 5, 5 से ज़्यादा 9वां भाव, यह जो त्रिकोण है वह ज़्यादा बली होता है। तो सबसे बली त्रिकोण का स्वामी बृहस्पति और केंद्र का स्वामी चंद्रमा, इन दोनों का संयोग भी हो रहा है। केंद्र त्रिकोण के संबंध से राजयोग भी बन रहे हैं और गज केसरी योग भी बन रहा है। तो यह गज केसरी योग धनु लग्न में बनने वाले गज केसरी योग से निश्चित रूप से अधिक स्ट्रांग होगा। अब आप पूछेंगे क्यों? अब धनु लग्न देखिए, धनु लग्न में तो जो धनु राशि है वो लग्न का स्वामी है, वो केंद्र का स्वामी हो गया। लेकिन चंद्रमा कहाँ का स्वामी हुआ? चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी हुआ। अब धनु लग्न में यदि चंद्रमा और बृहस्पति का योग बनता है और अन्य अच्छे राजयोग और अच्छे योग आपकी कुंडली में नहीं बनते, तो केवल गज केसरी योग आपको बहुत फल नहीं दे पाएगा। गज केसरी योग देखकर केवल यह कह देना कि बहुत ही अच्छा योग है और आपको जीवन में सभी भौतिक संसाधनों की प्राप्ति होगी, सत्ता की प्राप्ति होगी, आप सशक्त होंगे, बलवान होंगे, आपके पास सब कुछ होगा, ऐसा उचित नहीं है। आपको देखना चाहिए कि लग्न अग्नि तत्व है या धरा तत्व है या वायु तत्व है या जल तत्व है, और हर में जो चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति कैसी है, उसका मूल त्रिकोण खास करके धनु राशि 6, 8, 12 भाव में तो नहीं बैठी, और तब वो फलाफल की विधि कहनी चाहिए। केवल इतनी बात, गज केसरी योग की भी कई तरह की कोटियां हैं। गज केसरी योग साधारण तरीके का बन सकता है और वैसे मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो दरिद्र हैं, जो गरीब हैं, जो सत्ता विहीन हैं, जो परेशानियों से घिरे हुए हैं, उनकी कुंडली में भी गज केसरी योग है। वह उस तरह का फल दे ही नहीं पाता जिस तरह का फल हमारे शास्त्रों में वर्णित है। हमारे शास्त्र में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कही गई है, वह यह कि चंद्रमा और बृहस्पति का योग हो तब गज केसरी। ये पापाक्रांत नहीं होने चाहिए, यह अस्त नहीं होने चाहिए, यह नीच के नहीं होने चाहिए और ये खराब भाव के स्वामी नहीं होने चाहिए। मैलेफिक भी दो तरह के होते हैं, एक तो नेचुरल मैलेफिक और एक फंक्शनल मैलेफिक एक शब्द है। फंक्शनल मैलेफिक किसे कहते हैं? जब कुंडली में 6, 8, 12 भाव में किसी ग्रह का मूल त्रिकोण राशि बैठ जाए तो वह ग्रह वो मैलेफिक, वह पापी हो जाता है और फिर उसके जो संबंध बनते हैं किसी अच्छे ग्रह से, वह उतना फलीभूत नहीं होता जितना केंद्र त्रिकोण वाले संबंध बनाते हैं। तो मुझे लगता है आपको बात समझ में आई होगी कि गज केसरी योग बनने के बावजूद भी कोई अच्छा फल प्राप्त करता है, कोई निकृष्ट फल प्राप्त करता है, कोई बिल्कुल फल प्राप्त नहीं करता, क्योंकि गज केसरी योग की भी कई कोटियाँ हैं। अच्छा, इतना ही नहीं, चाहे योग जितने भी हों, वह काहल योग हो, वह भेरी योग हो, वह इंद्र योग हो, वह मृदंग योग हो और जितने पंच महापुरुष योग हो, यह सारे योग भी
लग्न पर और उनकी मूल त्रिकोण राशि कहाँ पे है, इसको देखे बगैर केवल आँख मूंद के वो फलित नहीं करना चाहिए। तो ये बात हुई कि कोई योग क्यों कभी अच्छा फल देते, कभी अच्छा फल नहीं देते, उसका विश्लेषण, उसकी व्याख्या, और यह मैंने बताया कि यह किन कारणों से होता है। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो अपना प्यार मुझ पर वैसे ही बरसाते रहिए जैसे आप लगातार बरसा रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद।